हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 3 हिमालय की बेटियां को रीड करेंगे यानी के पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे कि यहाँ पर हिमालय को पिता के रूप में दिखाया है और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। इस पाठ में लेखक हमें बताता है कि नदियाँ पहाड़ों से कैसे निकलती है, मैदानों से कैसे गुजरती हैं और अंत में कहाँ मिल जाती हैं। यानी कि लेखक हमें नदियों के अलग अलग रूपों के बारे में बताता है। तो आइए इस पाठ को रीड करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो यहाँ पर लेखक हमें ये बता रहा है कि मैदानी इलाकों में जो नदियाँ होती है वो बहुत गंभीर और शांत लगती है और सभ्य महिला की भांति प्रतीत होती है। और लेखक के मन में नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। और जब लेखक नदियों में नहाता था तो नदियों की धारा लेखक को माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह लगती थी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कि एक बार लेखक हिमालय पर्वतों पर गया और वहाँ पर उसे नदियों का कोई और ही रूप नजर आया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि पहाड़ों में तो नदियाँ एक धारा के रूप में बहती है, लेकिन मैदानों में बहुत विशाल हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। यानी कि पहाड़ों में तो नदियाँ बहुत तेजी से बहती हैं, लेकिन मैदानों में आकर बहुत शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? यानी कि लेखक ये जानना चाहता है कि ये नदियाँ कहाँ जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि ये नदियाँ पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों से निकलती हैं और हरी भरी घाटियों से होकर गुजरती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैर के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जब ये नदियाँ हिमालय से दूर चली जाती हैं तब ये बीती बातों को याद करती होंगी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि
हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए जो कि नटखट हैं, इनके लिए हिमालय परेशान रहता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि अगर आप हिमालय की चोटियों से, जहाँ से ये नदियाँ निकली थी, अगर इन चोटियों से आप इन नदियों के बारे में पूछेंगे जो अब हिमालय से दूर चली गई हैं, तो हिमालय की ये चोटियाँ कुछ नहीं कहेंगी, मौन रहेंगी, चुप रहेंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, इन नदियों में जो पानी है, वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है। क्योंकि नदियों में पानी कहाँ से आता है? हिमालय पर्वत पर जो बर्फ होती है वही पिघलकर पानी के रूप में नदियों का जल बढ़ाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो जल है वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से आया है। और ये नदियाँ जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो अगर हिमालय पिता है और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बेटियाँ हैं और वो जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र क्या हुआ? समुद्र हिमालय का दामाद हुआ, क्योंकि नदियों की शादी समुद्र के साथ हुई। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि अगर आप नदियों को मैदानी इलाकों में ही देखेंगे तो ये आपको बहुत शांत नज़र आएंगी और आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि जब ये नदियाँ पहाड़ों में होती हैं तब ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि हिमालय पिता है और उसकी नदियाँ उसकी बेटियाँ हैं, और जो समुद्र है जहाँ ये नदियाँ जाकर मिल जाती हैं, वो समुद्र हिमालय का दामाद है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में ये बताया है कि जो यक्ष है, इस कहानी में एक यक्ष है जो कि बादल को भेजता है यक्षिणी के पास अपना संदेश लेकर, और यक्ष बादल से ये कहता है कि रास्ते में वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी मिलेगी, तो तुम उसमें अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि तुम्हारे अंदर जो पानी की बूंदें हैं
तुम्हारे अंदर जो जल है वो उस नदी में डाल देना। यानी कि कालिदास ने भी प्रकृति का मानवीकरण किया था। जैसे कि इस पाठ में लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में दिखाया है और नदियों को बेटियों के रूप में दिखाया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी कि महाकवि कालिदास भी प्रकृति का मानवीकरण करते थे, तभी उन्होंने यहाँ पर वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को बादल की प्रेयसी बताया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि नदियों को माता भी कहा गया है और लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि हम नदियों को बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, प्रेयसी के रूप में भी देख सकते हैं और बहन के रूप में भी देख सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलेड यानी कि तिब्बत की बात है कि लेखक एक समय पर तिब्बत में था। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।